हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पी ब्लॉक की सारी थ्योरीज बता दी थी, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए। तो मैंने बताया था पी ब्लॉक जो है कंप्लीटली आपका क्या है बच्चों, थ्योरेटिकल पेपर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो चीज़ों पे मैंने कुछ पीपीटी पे क्वेश्चंस ये ज़्यादा टफ नहीं लिए हैं, बिल्कुल एक बार रिव्यू कर लेंगे कि आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी वो आपको मेमोराइज है या नहीं। याद करो, मैंने आपको थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर देता हूँ बच्चों चीज़ों को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था पी ब्लॉक एलिमेंट का दो पार्ट में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, एक 13 एंड 14, ठीक है। ग्रुप 13 एंड 14 ये हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, एंड 15 टू 18 जो होगा क्लास 12 में पढ़ते हैं। इसमें वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी टोटल पी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कितने ब्लॉक होते हैं, 13, यानी ग्रुप जो होते हैं 13 टू 18। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन सा फैमिली है? 13 बोरोन फैमिली, उसके बाद 14 कौन सा है? कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, एंड फर्दर जो ग्रुप 18 होता है वो नियन गैस होता है, मतलब इनर्ट गैस की बात करूं। अच्छा, इसमें से जो होता है 18 में एक हीलियम है, हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का नहीं है, याद रखना, लेकिन 18 में रहता है, तो थोड़ा ये एक्सेप्शन है। आपको पता है पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ उसमें मेटल्स भी होते हैं, कुछ उसमें नॉन मेटल्स भी होते हैं, और कुछ उसमें बच्चों मेटलॉइड्स भी होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी चीज़ें होती हैं कि मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये मैंने बताया था। ग्रुप 13 की बात करूं तो पहला मेंबर क्या था? एल्युमिनियम, उसके पहला मेंबर बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, है ना, याद है। और ग्रुप 14 की बात करूं, कैल्शियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब आप देखो जर्मेनियम क्या है आपका बच्चा? सर जर्मेनियम सेमी मेटल है, यानी ये मेटलॉइड्स का कैरेक्टर है। लेकिन सिलिकॉन क्या है बच्चा? सर सिलिकॉन, जर्मेनियम ये जो होते हैं आप में, इनमें क्या होता है? मेटलॉइड कैरेक्टर होता है। लेकिन कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। नीचे चला जाऊं मैं, अगर Sn और Pb की मैं बात कर दूं तो भैया Sn और Pb में कौन सा नेचर आ जाता है? मेटेलिक नेचर आ जाता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो इस तरीके से पी ब्लॉक में जो चीज़ें आपकी होती है वो मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों चीज़ें रह सकती हैं। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल, यस सर। चलो अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते चले जाते हैं, थोड़ा आ जाए। जनरल फार्मूला ऑफ सिलिकेट, जनरल फार्मूला साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। आपको पता है सिलिकॉन क्या होता है? रिंग स्ट्रक्चर में रहता है, सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है। तो सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है जनरली हम लोग क्या देखते हैं? SiO3 2- देखते हैं। जो एसिड होता है H2SiO3 टूटता किसके फॉर्मेट में है? SiO3 2- और 2H+, यानी ये वाला यूनिट तो आपको दिख जाता है, 2+। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो ये वाला यूनिट कहाँ दिखा? ऐसा, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं क्या? SiO3 दैट 2N- अगर बहुत सारे हो, ठीक है, और दूसरा SiO3 पे 2- अंदर, और अब ये N, मतलब ये भी बहुत सारे लिंकेज पे है। कोई प्रॉब्लम, यानी यही दोनों तो साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आया कहां से? इसी से तो आया, तो इसी का तो बड़ा सा रिंग स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक और रिंग सिलिकेट इज, सर SiO3 2N- के फॉर्म में लिखेंगे, SiO3 2- होल N, यानी B और C दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वी कैन इजीली से that is B is the correct option। चलो बहुत अच्छी बात है, रब कर दूं? यस सर, बहुत अच्छी बात है, यानी बोथ B and C, यानी D are the correct option, D is the correct option। चलो सिंपल, यस सर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन ए करेक्ट मैच। यार तुम बिल्कुल थ्योरी पेपर है। ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ बोरेक्स, अच्छा ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ अगर बोरेक्स बोले, बोरेक्स को टिंकल और सुहागा भी बोलते हैं। यस, बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, किस तरीके से हम लोग लिखते हैं? ऑर्डिनरी बोरेक्स को हम लोग लिखते हैं Na2B4O7 into 10H2O। दिस इज ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ बोरेक्स। देन ओक्टाहेड्रल फॉर्म ऑफ बोरेक्स को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? Na2B4O7 into 5H2O। दिस इज द ओक्टाहेड्रल फॉर्म, ठीक है। कॉलेमेनाइट क्या होता है बच्चों? Ca2B6O11 into 5H2O।
ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बोरोनेटो कैल्साइट क्या होता है, Ca2B4O7 इंटू NaBO2 इंटू 8H2O, यही तो होता है। अब आप देखो जनरल मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया। अब आप देखो कहाँ आपका करेक्ट मैच है, ये वाला आपका करेक्ट मैच है क्या, नहीं, मिलाओ, ये वाला करेक्ट मैच है क्या, नहीं, ये वाला बिल्कुल सही फॉर्मूला है कॉलेमेनाइट। कॉलेमेनाइट का फॉर्मूला Ca2B6O11 इंटू 5H2, ये करेक्ट फॉर्मूला है। उसके बाद बोरोनेटो कैल्साइट, क्या सेम फॉर्मूला है, नहीं, यानी इस क्वेश्चन में कॉलेमेनाइट जो है आपका, वो आपका क्या है बच्चों, करेक्ट फॉर्म है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 हम सीधा कहेंगे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? यस सर। चलो मैं इसको रब करता हूं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा समझ लेने दो मुझे। यस, नेक्स्ट है सी, boric acid is used in carom board. Again I am repeating, boric acid is used in carom board for smooth gliding of pawn. यानी कैरम बोर्ड में बोरिक एसिड डाला जाता है जिससे कि स्लिपरी हो जाता है, गोटियां बहुत अच्छे से आप खेल सकते हो इजीली। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहता है H3BO3 मॉलिक्यूल्स आर लूजली केमिकली बॉन्डेड एंड हेंस सॉफ्ट। केमिकली बॉन्डिंग के बाद H3BO3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो बच्चा, H3BO3 को हम लोग ये इस फॉर्मेट में भी होता है BOH होल थ्राइस। एक्चुअली ये क्या है, वीक मोनोबेसिक एसिड है, वीक मोनोबेसिक एसिड है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है क्या लिखते हैं भैया, इसको लिखते हैं ऐसे क्या, BO3 माइनस, इस तरीके से तो होता है ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। ये BO3 है ना, सेंटर में यहाँ B, इस जगह पे O, देन इस जगह पे O, इस जगह पे O, ठीक है। इस तरीके से ये जुड़ा रहता है। यहाँ पे आपका एक H, यहाँ पे आपका एक H और इस जगह पे आपका एक H, ठीक है। अब ये दूसरे हाइड्रोजन से भी तो जुड़ा रहेगा, जैसे अब दूसरा बोरोसिलिकेट है, जैसे दूसरा बना दिया मैंने इस तरीके से, यहाँ पे O, ठीक है, इस जगह पे B, इस जगह पे B, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, ठीक है। इस जगह पे इसका H आ गया, इसको H को यहाँ लगा दो, ठीक है। इस जगह पे इसका H आ गया और इस जगह पे इसका H आ गया। ये देखो, इसके O और इसके H में, इसके O और इसके H में क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिल्कुल। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, स्लिपरी होता है, यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक। तो कहता है H बॉन्डिंग, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, H बॉन्डिंग इन H3BO3 गिव्स इट अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड यानी ग्रेफाइट, जानते हो ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके चलते ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है, लुब्रिकेंट में यूज करते हैं। सिमिलरली पूछा जाए बोरिक एसिड का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, गिव्स इट अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसके चलते इसका एक लेयर, कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों, लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। थोड़ा सा एक चीज मैंने ये B को यहाँ लगा देता हूँ ताकि इसके साथ भी लिंक दिखा सकूँ मैं, है ना। ये इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो सिंपल सा समझ गया क्यों ऐसा होता है, सीधा लिखोगे B इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H3BO3 गिव्स इट अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम बोल सकते हैं दैट इज सर B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कोई इससे और बड़ा साइकिल बनता है, बड़ा सा रिंग बनता चला जाता है, ये तो BO3 इस तरह से यहाँ जुड़ जाएगा, इस तरह से पूरा बहुत बड़ा सा साइक्लिक रिंग बनता है, आपने बुक में देखा होगा। तो रीजन पूछा गया तो रीजन सीधा बता देना कि भैया H बॉन्डिंग इन H3BO3 गिव्स इट अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बोरेक्स इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट गिव्स, कौन सा सॉल्यूशन देता है? बोरेक्स को जो बोला है कि बोरेक्स को अगर हम क्या करते हैं, क्लींजिंग एजेंट जैसा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2B4O7 इंटू 10H2O।
कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको क्या बोलते हैं, वाटर में जब डिजोल्व करते हैं, यानी ये तो क्रिस्टल के फॉर्म में है, Na2B4O7 प्लस H2O, सॉल्यूशन क्या बनता है बच्चों, जो है मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बनता है बच्चों। क्या बनता है, NaOH प्लस H3BO3। अब देखो ये आपका क्या है बच्चा, स्ट्रॉन्ग बेस है, थ्योरी में पढ़ाया था, और ये आपका क्या है बच्चों, वीक एसिड है। डोमिनेट कौन है, बेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, अल्कलाइन। ये भी मैंने आपको बताया था कि बोरिक एसिड बोरेक्स जो अगर वाटर में डाल दो तो सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे NaOH बनने की वजह से बेसिक नेचर ज़्यादा, सो वी कैन से बोरेक्स इज यूज्ड एज अ क्लिनजिंग एजेंट बिकॉज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर इट गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन देता है ये, अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वी विल डिस्कस, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, कहीं कोई स्पेशल बात नहीं है। चलो क्या दिया हुआ है भैया, बॉक्साइट प्लस सी। देखो तो अच्छे सर, ये फ्लो सीट किसका है, फ्लो चार्ट में हमेशा लेक्चर में बताता हूं, बताओ तो। बेयर प्रोसेस था, सरपेक प्रोसेस था, हॉल प्रोसेस था, क्रॉल प्रोसेस था, क्या है, अच्छा बॉक्साइट क्या होता है भैया, Al2O3 इंटू XH2O, ठीक है, कंटेनिंग अगर नाइट्रोजन उसमें है तो उसको कार्बन के साथ, कोक के साथ अगर 1800 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम हीट करेंगे तो बनेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड दिया हुआ है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ये कैसा यूज़ किया भैया, इसने नाइट्रोजन जो कंटेनिंग नाइट्रोजन, एल्यूमिना कंटेनिंग नाइट्रोजन, बॉक्साइड का फॉर्मूला तो वही है ना, ठीक है, ALN, इसको जब हाइड्रोलिसिस किया तो आपका बनता है बच्चों AlOH हॉल थ्राइस, और इसको जब फर्दर हम हीट करते हैं तो बनता है Al2O3 प्योर एल्यूमिना, और इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट प्योर एल्यूमिनियम, फाइनली वी गेट प्योर एल्यूमिनियम। और ये फ्लो चार्ट मैंने कहाँ देखा था बच्चों, सरपेक प्रोसेस में देखा था, याद आया, यस सर, सरपेक प्रोसेस में। यस, यहाँ से यहाँ तक ही है, इसके बाद तो इलेक्ट्रोलाइसिस सबके लिए कॉमन है, ये तो जानते हो ना, यस, ये सबके लिए कॉमन है। इसमें क्रायोलाइट भी डालते हैं। क्रायोलाइट क्या करता है भैया, हैं, क्रायोलाइट क्या करता है, क्रायोलाइट का काम कंडक्टिविटी बढ़ा देना है और मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देना, इसको बोलते हैं सरपेक प्रोसेस। सो जो इसमें पूछा है कि ऐसा कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि भैया आपको पूछा जाता है कि जो फ्लो चार्ट देख के बताओ क्या प्रोसेस होना है। सो द फ्लो सीट इज फॉर, वी विल सेट क्वेश्चन नंबर 5 बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द सरपेक प्रोसेस। एम आई राइट, यस सर, यू एब्सोल्युटली राइट हियर। चलो बच्चों रब कर देता हूं मैं इसको और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के देखें, थोड़ा सोच समझ के, सोचते भी और समझते भी हैं। कहता है बोरेक्स है, ठीक है, बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, सिंपल सी बात है, अगर हम बोरेक्स को, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन बोरेक्स के लिए हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ज़्यादा आते हैं। Na2B4O7 इंटू 10, बोराजोल याद रखना, इनऑर्गेनिक बेंजीन, उसमें तो स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हीट करेंगे तो सबसे ये क्या करेगा, अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा, बनेगा क्या, Na2B4O7। चलो उसके बाद अगर इसको मैंने हीट और गर्म कर दिया तो ग्लासी मास बनता है, ग्लासी मास क्या हो जाता है, NaBO2 प्लस B2O3, क्लियर, सोडियम मेटाबोरेट और आपका बोरिक एनहाइड्राइड, ये कौन सा मास होता है बच्चों, ग्लासी मास होता है, बिल्कुल सर, दैट वी नो। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना, देखो गर्म किए तो x आपका क्या है, Na2B4O7, y आपका क्या है बच्चों, NaBO2, और z क्या है बच्चों, B2O3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम सीधा क्लियर जवाब दे सकते हैं, दैट इज A इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बहुत अच्छी बात है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो देखो ऑर्थोबोरिक एसिड, अभी बताया था मैंने कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये तो तुम तुरंत बता दोगे। यस सर, ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3, इसमें कौन क्या फॉर्म होता है, BO3, ठीक है, 3 और किस तरह से बनाते हैं, ये B, इस जगह पे O, इस जगह पे O और इस जगह पे O, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है क्या, बिल्कुल इस तरीके से होता है, इस जगह पे माइनस, इस जगह पे माइनस और इस जगह पे माइनस, ठीक है। तो कहता है ऑर्थोबोरिक एसिड कंटेन्स ट्राइंगुलर BO3 3- यूनिट, और ये सब आपस में जुड़ते भी हैं, अच्छा लग गया तो यस, तो क्या हो जाएगा, सीधा लिखोगे ट्राइंगुलर BO3- यूनिट्स, ऐसे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 7 वी कैन इजीली से कि सर इसका जो ऑप्शन होगा ना सर, इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हो जाएगा डी, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर थ्योरी पे कमांड हो जाए तो आप कर सकते हो। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, जैसे आप बोरेक्स के बारे में, बोरेक्स थोड़ा पढ़ लो क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं, बोरेक्स के रिएक्शन देख लो, ऑर्थोबोरिक एसिड से क्वेश्चन आते हैं, दैन डाइबोरोन से, B2S6 से क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन उसी का आगे आता है। तो इन 2 3 4 जो टॉपिक्स हैं इनको अगर सही से कर लो, और मैंने हमेशा बताया जब भी पी ब्लॉक पढ़ो तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी कॉमन वाली जो होती है वो पढ़ लेना, क्योंकि रीजनिंग टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन था, मेल्टिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन था, बॉइलिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन था, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशन है, रिएक्टिविटी में क्या वेरिएशन है, बेसिक नेचर का क्या है, एसिडिक नेचर का क्या है, ये सभी कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। अंदर डीप जाके जो है जनरली कभी कभी पूछ देते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया डीप में मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि हाँ ठीक है आना है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आ ही जाएगा, इट्स सिंपल थिंग। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज ट्राइंगुलर BO3 3- यूनिट, ऑर्थोबोरिक एसिड कंटेन्स ट्राइंगुलर BO3 3- यूनिट्स। चलो बहुत अच्छी बात है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बहुत आसान था, इजीली आप कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा चीज करेक्ट है। डाइबोरोन के बारे में बताया, डाइबोरोन इज कलरलेस एंड अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अच्छा डाइबोरोन होता क्या है बच्चा, डाइबोरोन B2S6 होता है। आपको मैंने बताया था फिजिकल प्रोसेस में, डाइबोरोन इज कलरलेस गैस और ये स्टेबल होता है, इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है बच्चों, स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विथ ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक। चेक करके देखते हैं, अगर B2S6 को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट कर दे बच्चों तो बनता है बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, ठीक है, डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड, और साथ में निकलता है H2O। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक होता है, इस चीज़ को याद रखना। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 लगा दो, 3 2 जा 6 और यहाँ 3 3 3 लगा दो, ठीक है। तो कहता है द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विथ ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक। नो, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड वाला कहता है डाइबोरोन हैज इथेन लाइक स्ट्रक्चर। तुरंत बच्चा देखेगा ये B2S6 है और इथेन भी C2S6 है, अरे वाह बिल्कुल लगता है स्ट्रक्चर तो सेम हो जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा, इसी ऑप्शन पे टिक मार के आ जाएगा, वो चेक ही नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड नहीं था, लेकिन BH3 से ही तो B2S6 बनने के चांसेस हुए। क्यों डायमर के फॉर्म में आए, क्योंकि BH3 में इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जो होते हैं वो एक और चीज़ इसमें जोड़ दूं, इट एक्ट एज अ
लुईस एसिड। ये कैसा बिहेव करते हैं? लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा। अब अगर पूछा जाए जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं तो ये डायमराइज होते हैं। दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बना देते हैं B2S6, जिसमें बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में जो दो बोरोन के बीच में हाइड्रोजन लिंक करता है वाया बनाना बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग, जिससे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड हो जाए। दिस इज B2S6। एम आई राइट माई फ्रेंड? यस सर। लेकिन अगर C2S6 की हम बात करें तो C2S6 का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 1 2 3। ये तो क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं सर, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम नहीं है। चलो, यानी ये वाला भी सही नहीं है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ BN। आपको पता है बोरोन के जो क्या बोलते हैं हाइड्राइड होते हैं वो फॉर्मेट में रहते हैं BnHn+6 एंड BnHn+4। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। द मेंबर ऑफ BnHn+6 आर लेस स्टेबल देन BnHn4 सीरीज। यानी ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है बच्चों वो करेक्ट है, यानी जो मेंबर होता है BnHn+6 का लेस स्टेबल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का हम कह लेंगे कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस चीज़ को थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, समझ लेना। चलो मैं इसको रब करता हूँ और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वी आर गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अच्छा, ए क्या मानेंगे? ऑप्शन में से डाल दे। सी कोक है ना, तो सी तो होगा ही नहीं, यानी CO2 ही होगा। तो 4 ऑप्शन में से ही डालेंगे ना। हाँ ठीक है, डाल के देखते हैं। CO2 रेड हॉट कोक के साथ ट्रीटमेंट कर दिया, रेड हॉट कोक, ठीक है, बन जाएगा आपका CO। चलो बहुत अच्छी बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अगर सनलाइट के साथ ट्रीटमेंट कर दें तो बनेगा COCl2, एसोसिएशन हो गया, B हो गया, यानी ये आपका A और ये आपका B हो गया। ठीक, मान लिया हूँ मैंने, मुझे पता, रिएक्शन देख रहा हूँ मैं। ठीक है, देन इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा CO2 + HCl। यस, यानी सिंपल सी बात है, हमारे दिमाग में आएगा कोक तो होगा नहीं, यानी ये ऑप्शन तो था ही नहीं। बाकी तो साला चेक कर सकते थे CO2 और CO2 से, ये तो भैया हो ही नहीं सकता ना। CO2 3 में है तो CO2 दे दिया, तो CO2 लगा के किया तो CO बन गया। CO का Cl से कराएंगे तो COCl2 बनता है, CCl4 नहीं बनता। तो भैया हमारा पूरा सीक्वेंस में समझ में आ गया कि 9 का जो है बच्चा C जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्या बोला मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन को मिक्सअप किए हैं ताकि आपका जो है जो बेसिक लेवल है, आपने कितनी पढ़ाई की वो सारा चीज़ आपके साथ क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं हमेशा ही ज़्यादा नहीं लेता, क्योंकि बच्चों को लगता है सर लेवल बढ़ाओ। लेवल तो तब बढ़ाओ, क्वेश्चन देखो पिछले 20 साल का, बहुत हाई लेवल के नहीं आते। इस ज़्यादा लेवल बढ़ाने के चक्कर में हम अपना लोअर लेवल ही भूल जाते हैं, जिसके चलते बच्चे, मोस्ट ऑफ बच्चे क्या होते हैं, सफ़र करते हैं। उनको लगता है कि टफ क्वेश्चन अगर वो बहुत ज़्यादा बना लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों पहले NCERT से बढ़ते हुए आगे बढ़ो, मेरी बात मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल का पेपर देख लो उठा के, 20 ईयर्स के पेपर आप ऐसे बना लेते हो, कितने क्वेश्चन में आपको न्यू कॉन्सेप्ट दिखे जो आपने पढ़ा नहीं हो। अच्छा अरे ये तो ऐसे होगा, बस आपके पास वो टेक्निक नहीं हो पाती, शॉर्ट टेक्निक जो कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बाकी अच्छा ये तो ऐसे, ये तो पढ़ा था, कहाँ से कोई नई जगह से तो नहीं आ गया क्वेश्चन। प्रैक्टिस है लोअर लेवल से दैन अपर लेवल पर। जब लोअर लेवल, मिडिल लेवल अगर आपकी बहुत अच्छी है तब आप अपर लेवल की तरफ जाओ, अदरवाइज मत जाओ बच्चों, नहीं हो पाएगा। यही सच्चाई है। नहीं समझते हो तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा बिहेव करता है। देखो भैया ये आगे आप जाके पढ़ोगे। एक्चुअली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका क्या है, पाई एसिड लिगेंड है, याद रखना। पाई एसिड लिगेंड ये दिखेगा, ये कार्बोनाइल्स बनाते हैं जैसे NiCO4,
ठीक है, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन जाएंगे अगर इसके साथ जुड़ता है तो, ठीक है। देन FeCO हॉल 5 सो ऑन। तो जो लिगेंड होते हैं ना बच्चों, वो लिगेंड जो है हमेशा एक्ट करते हैं लुईस बेस जैसा। ये क्लास 12 में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आएगी उसमें ये पढ़ाऊंगा। और इसमें भी जानो वो जो लिगेंड मतलब जो डोनर होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमेशा कैसा बिहेव करेगा, लुईस एसिड जैसा, याद रखना बच्चों। इट विल बिहेव लुईस बेस जैसा। लुईस बेस है ना, डोनर होते हैं, लिगेंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बिहेव एज लुईस बेस। क्लियर? यस सर। एक्चुअली ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद रखना, एम्फोथेरिक ऑक्साइड नहीं है। चलो, तो ये जो छोटी छोटी चीज़, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, 10 क्वेश्चन मैंने लिए थे, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पे ध्यान रखना। फिर से मैं बता देता हूँ, ग्रुप 13 की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कॉमन होती है वो पढ़ लेना। बोरोन के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, ठीक है, वो पढ़ लेना। जैसे बोरोन नाइट्राइड, बोराजोल उसी में आता है, डाइबोरेन, ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरैक्स, ये आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ लेना, सॉरी एक्सट्रैक्शन जो आपका आइसोलेशन बॉक्साइड से, उसका थोड़ा सा पढ़ लेना। और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स के क्वेश्चन नहीं आते। अब ग्रुप 14 की बात करें तो कार्बन के मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना। कार्बन वैसे क्या होता है मैक्सिमम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड। बाकी जो कॉमन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसको देख लेना। और सिलिकॉन में सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर याद रखना, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जब टफ लेवल पे क्वेश्चन अगर आता है ना तो सिलिकेट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो साइक्लिक जो रिंग स्ट्रक्चर जो बने हैं ना, उनको थोड़ा सा ध्यान देना, इजीली हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आ गया बच्चों समझ में? तो क्या हम इस सेशन को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इस सेशन को खत्म कीजिए। अब इस सेशन में और कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों को धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लो और भी क्वेश्चन बनाओ। कहीं डाउट होता है तो हमारे मीजो की वेबसाइट में आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलो बच्चों, समय आ चुका है अब आपसे विदा लेने का। टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।